जैसे कि हमने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि कारा एक बुक पढ़ रही होती है प्लेन में बैठ के, तभी वो प्लेन क्रैश हो जाता है जिसकी वजह से कारा उसी बुक की स्टोरी के अंदर रीबॉर्न हो जाती है लेडी कार्मेन बन के। और वो उस सीन में रीबॉर्न हुई थी जिस सीन में कार्मेन को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। अब आगे कारा मिरर के पास खड़ी होकर सोच ही रही थी कि क्या अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी मिरर में अचानक से कुछ लिख के आने लगता है। उसमें लिखा था कि कार्मेन की स्टोरी को बस 10 दिन के अंदर ही बदला जा सकता है और स्टोरी लाइन को चेंज करने पर उसका इफेक्ट फ्यूचर पे भी पड़ेगा। कारा कहती है स्टोरी लाइन। फिर उस मिरर में आगे लिख के आता है कि कारा के साथ अभी आगे क्या होगा। उसमें लिखा था कि कारा को पब्लिक से हेट मिलेगा मेट्स को मारने की वजह से और ड्यूक को धोखा देने के लिए। फिर ड्यूक उसको फांसी की सज़ा सुनवा देगा और कारा को फांसी हो जाएगी इन झूठे आरोपों की वजह से। बस फिर कारा बोली एंडिंग तो सेम है पहले जैसी, बट बस यहाँ अभी मेरा नाम है और ये टॉम मुझे एक चांस ऑफर कर रहा है मेरा फ्यूचर बदलने के लिए, बट बस मेरे पास 10 ही दिन है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। कारा सोचती है डैरिल के महल में तो हर जगह जासूस हैं, क्या मुझे अपने आप को उसकी दया पर छोड़ देना चाहिए और इस टॉपिक पर चुप रहने की विनती करनी चाहिए, और या जब सुनवाई होगी तो दावा करूँगी कि ये सब बस एक दुर्घटना थी। फिर कारा अपना एक पास्ट याद करती है जिसमें वो अपने बॉस से बोल रही होती है कि मैंने सारे ब्लेम अपने ऊपर ले लिया है और आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो। बॉस बोला ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था। फिर कारा अपने मन में बोली नहीं, दुश्मनों के साथ समझौता करना बेकार है, इससे बस बेरहमी ही बढ़ेगी और इस बार मैं अपना फ्यूचर खुद ही कंट्रोल करूँगी। फिर 2 मिनट्स रूम के अंदर आती हैं और बोलती हैं कि हमें ड्यूक ने कहा था कि हम आपको तुरंत देखने आए। कारा उन्हें गुस्से में देखते हुए बोली मैंने कहा था ना कि जब तक रूम अच्छे से साफ़ ना हो जाए तब तक कोई अंदर नहीं आएगा। क्या ये बात तुम लोगों को साफ साफ समझ नहीं आई। मेट्स बोली प्लीज़ हमें माफ़ करें योर मैजेस्टी, हमें रूम साफ़ करने में मदद करने दीजिए। कारा बोली ठीक है जो करना है करो और डैरिल से कह देना कि रूम की कंडीशन अभी सही नहीं है इसलिए उसे बाहर ही इंतज़ार करना होगा। यस योर मैजेस्टी, मेट्स बोली। कारा सोचती है मेट्स की डेथ अभी भी छुपी हुई है इसलिए एंडिंग बदल सकती है। फिर वो उसी मिरर की तरफ देखती है, मिरर पे वही अभी भी लिखा हुआ था। वो सोचती है ये अजीब है, कुछ भी क्यों नहीं बदला। तभी एक मेड बोलती है योर मैजेस्टी शायद वाइन बेड के नीचे भी गिर गई है, मुझे उसे साफ़ करने दें। ये सुन कारा शॉक हो जाती है मगर तब तक वो मेड बेड के नीचे उन दोनों मेड्स की डेड बॉडीज़ देख लेती है और वो मेड घबराते हुए बोली मर्डर। फिर कारा सोची ये डैरिल की चाल होनी चाहिए, महल उसके साथियों से भरा हुआ है, उसने मेट्स को मरवा दिया और लाशें ढूंढने के लिए दूसरी मेट्स का इंतज़ाम कर दिया है। अगर ऐसा है तो पक्का दूसरी मेड उसे रिपोर्ट करने गई होगी, तभी डैरिल आ जाता है वहाँ। फिर जिस मेड ने बॉडी देखी थी वो बोली योर ग्रेस क्वीन ने इना और इसा को मार डाला है। डैरिल कारा से बोला क्या ये दोनों वही मेट्स नहीं हैं जो कानाफूसी कर रही थी मेरे प्रति आपकी बेवफाई के बारे में। मैं इनसे क्वेश्चन पूछने वाला था, कितनी बेकार बात है ना ये, मैं इनसे क्वेश्चन पूछ पाता इससे पहले ही ये मर गई। योर मैजेस्टी आपको आखिर किस बात का डर था कि वो बता देंगी। डैरिल आगे बोला अगर तुम्हें अभी पछतावा हो रहा है तो साबित करो कि तुम अभी भी मेरे लिए लॉयल हो, और रही बात इन मेट्स की डेथ की तो मैं इसे इनके परिवार से छुपा के रखूँगा। कारा ये सब शांति से खड़े होकर सुन रही थी और वो सोचती है कि अगर मैं पुरानी वाली कारा होती तो इसकी बातों में फंस जाती, पर अब मैं जानती हूँ कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। असली स्टोरी में कार्मेन ने अपनी आखिरी जिंदा भी डैरिल को सौंप दिया था बस उसका भरोसा जीतने के लिए, और उसके बाद डैरिल ने रॉयल गार्ड्स पर कब्जा कर लिया था और ताकत हाथ में आते ही उसने कार्मेन को धोखा दे दिया था। फिर कारा हंसती है और बोलती है हंसते हुए मुझे तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है डैरिल, तुम्हें बस मेरे फियांसे होने का दर्जा मिला है और एक रानी के रूप में मैं जैसे चाहूँ वैसे लवर्स रख सकती हूँ। और हाँ, मैं कभी भी महल की गॉसिप्स और इन छोटी मोटी बातों पर मेट्स को कभी मारती नहीं हूँ। डैरिल सोचा वो कभी भी इस तरह से मुझसे बात करने की हिम्मत कभी नहीं करेगी। क्या वाइन ने उसकी ज़ुबान ढीली कर रखी है। वेट, उसे पक्का पता चल गया होगा कि मेरा मकसद उसे उसकी कमान से हटाना है, इसलिए वो मुझे सीधे तौर पे चुनौती दे रही है। मगर अगर वो हार नहीं मानेगी तो मैं उसे मजबूर कर दूंगा। उसके बाद डैरिल चिल्लाते हुए बोलता है जैसा कि सब देख सकते हैं वो इनका शराबी गुस्सा उससे उसकी समझ छीन चुका है। अब उसे जाके पकड़ो और रॉयल काउंसिल के गार्ड्स के हवाले कर दो। कल मुकदमे में मैं
मंत्रियों और आम लोगों से उसे मौत की सज़ा दिलवाऊंगा और उसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। स्क्रिप्ट नहीं बदली? क्या ये कोई ट्रैप है? क्या एंडिंग को बदलना इम्पॉसिबल है? कारा सोची और फिर 2 मेट्स उसे पकड़ लेती हैं और रॉयल गार्ड्स के पास ले जाती हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक रॉयल वकील एक पेपर को पढ़ रहा होता है ज़ोर से। रानी कार्मेन ने ब्रोथल की ड्यूक को धोखा दिया है और जब 2 मेट्स इस सच को फैलाने लगी तो उसने उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया। कानून के अनुसार उन्हें इसके लिए उन्हें अपनी क्वीन के पद को छोड़ना होगा। राजगद्दी किसी हत्यारे को नहीं बचा सकती। एक बार जब परिषद सबूतों के अंतिम रूप दे देंगे तब हम उनकी फांसी की तारीख बता देंगे। क्या आपको कोई परेशानी है योर मैजेस्टी? फिर कारा बोली, आसान रूप में बोलूँ तो सबसे पहले मैं इस मर्डर के आरोप को नहीं अपनाऊंगी। अगर मैं सचमुच उन मेट्स को मारना चाहती तो क्या आपको लगता है कि मैं अपने हाथ गंदे करूंगी? मैं उन्हें किसी बात पे फंसा सकती थी और उन्हें फांसी भी दिलवा सकती थी। फिर वहाँ बैठे लोग बोलने लगे गुस्से में कि हमें जितना पता है वो मेट्स शराब के नशे में तुम्हारे हाथों मारी गई होंगी। कारा बोली, मैंने कानूनी साहित्य पढ़ी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा ये केस मैनस्लॉटरी कहलाएगा। शायद ही फांसी के लायक ही मामला है। फिर वकील बोला, क्या आप सहमत नहीं हैं? अभी हालात सही नहीं है, लेकिन मेट्स की डेड बॉडी आपके बेड के नीचे मिली, वो भी बंद कमरे में। अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं तो ये किसने किया? फिर कारा बोली, हाँ, मैं क्राइम के समय अपनी मौजूदगी तो साबित नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर प्रूव कर सकती हूँ कि मेरा इसमें कोई मकसद नहीं था। आप दावा करते हैं कि मैंने उन्हें मेरी बेवफाई की अफवाह फैलाने के लिए मार डाला, लेकिन बेवफाई की सज़ा तो बहुत ही छोटी है। अगर मैं सच में बेवफा होती तो मुझे कोई मार नहीं देता, बस थोड़ी बेइज्जती होती। इतनी छोटी सी सज़ा के लिए मैं किसी को जान से क्यों मारूंगी? मैं तो वो छोटी सज़ा भी आसानी से झेल लेती। फिर वहाँ पे बैठे लोग बोले, OMG, क्या क्वीन को ये कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही? क्या क्वीन पागल हो गई है? क्या उनके अंदर कोई भी ग्रेस और गुण नहीं बचे हैं? उसे सच में क्वीन का पद छोड़ देना चाहिए। वहाँ बैठे लोग बोले, और वो लोग ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि बेवफाई की सज़ा में गर्ल को एक वुडन बॉक्स में बंद कर दिया जाता है बिना क्लॉथ्स के। फिर कारा बोली, अपनी जान गंवाने से ज़्यादा अच्छा है कि अपनी इज्जत गंवा दी जाए। अगर मुझे लोगों के द्वारा मिलने वाले अपमान को झेलना ही है ताकि लोगों को धोखे के परिणाम के बारे में सबक मिले, तो मैं अकेले ही क्यों भुगतूं? सो गाइज़, ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है और अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये वाली एपिसोड कैसी लगी। और अगर आपने कोई मेरी मिस्टेक नोटिस की हो तो आप वो भी मुझे बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। जैसे कि पिछले एपिसोड 1 में मुझे कमेंट आया था कि मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा हिंदी बोल दे रही हूँ, तो इसमें मैंने कोशिश भी की है कि मैं हिंदी ज़्यादा ना बोलूँ, मतलब मैं पूरी हिंदी ना बोलूँ। और प्लीज़ कमेंट करके ही जाइएगा क्योंकि आप लोगों की कमेंट पढ़ के मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इसीलिए प्लीज़ आप कमेंट करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाय बाय।